हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पे। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ेंगे। अध्याय 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों, हमारा इंग्लिश चैनल भी है जिस पे हम सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड को पढ़ाते हैं, और ये हमारे यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम फुल कोर्स पढ़ेंगे, बिल्कुल एक भी कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा एक एक करके और समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज हम विज्ञान का पहला अध्याय, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो को आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ से आप सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, जो भी मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे सारे नोट्स मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो आप वहाँ से चैनल को फॉलो कर लो इस क्यूआर स्कैन करके। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा अध्याय रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, होता है क्या रासायनिक अभिक्रिया? तो चलो बच्चों, इसको हम समझ समझ के अब पढ़ते हैं, इस पूरे अध्याय को हम समझ के करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? जैसे देखो, आपने आसपास अपने आसपास आपने कई सारे अभिक्रिया ऐसे देखा होगा। ठीक है, अपने आसपास हो रही विभिन्न अभिक्रियाओं पर नज़र डालो। कौन कौन से अभिक्रिया बच्चों? जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन तैयार करते हैं, इसको देखो। संरक्षण यानी कि जंग लगने के कारण, ठीक है, समय के साथ लोहे पर क्या हो जाता है, एक लाल रंग की संरचना बन जाती है, यानी भूरे रंग की संरचना बन जाती है, जिसको हम जंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो अगर हम ऐसे देखें कि अगर किसी लोहे को बाहर रख देते हैं, लोहे के बनी समा वस्तु को बाहर रख देते हैं, तो क्या हो जाता है बेटा, उस पर जंग लग जाता है। और इसी जंग लगने प्रक्रिया को, ये जो जंग लगने का प्रक्रिया है, वो एक तरह से यहाँ पे रासायनिक समीकरण से रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, संरक्षण, जंग लगने के कारण समय के साथ लोहे की संरचनाएं लाल भूरे रंग की हो जाती हैं। ठीक है, साबुन और पानी से हाथ धोने पर कपड़ों की गंदगी दूर हो जाती हैं। ठीक है, मतलब साबुन और पानी से अगर हम धोते हैं कपड़ों को, तो उसकी गंदगी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, केक का घोल ऊपर उठ रहा है और बेक करने पर पक रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे अभिक्रिया देखो, केक जैसे होता है, केक का जो हमने, जैसे हम केक का घोल बना के रखते हैं तो वो ऊपर उठ रहा है और बेक करने पे वो पक जा रहा है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कैंप फायर पर लकड़ी जलना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, कैंप फायर, ये सभी जो लिखे हुए हैं वो बेसिक रासायनिक अभिक्रिया हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे हम देखते हैं क्या होता है। ये सभी प्रक्रियाएं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, ठीक है, देखते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, ये सभी परिणाम मतलब ये सभी जो वस्तुएं हैं कैसे बन रही हैं, तो ये सभी वस्तुएं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बन रही हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कह रहा है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसके होने से नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं। मतलब अगर हम दो पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो अगर जो तीसरा पदार्थ बनता है बच्चों, तो वो उसका अलग गुण होगा, मतलब उसकी एक अलग क्वालिटी होगी, अलग गुण होगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों एक से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं। आइए बस समझ में, उदाहरण के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, तो बनता क्या है, यहाँ पे जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में प्रतिक्रिया करके जल बनाते हैं। ठीक है, ये प्रतिक्रियाशील और ये उत्पाद हमारा है। ठीक है, ये दोनों जो है वो प्रतिक्रियाशील और नीचे उत्पाद है। ठीक है, आए बस समझ में। अब देखते हैं यहाँ पे, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करते हैं तो वो एक नए पदार्थ जल बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे दो पदार्थ होंगे, दो आपस में अभिक्रिया करेंगे और एक नया पदार्थ बनाएंगे, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया। अगर ऐसे जब कुछ भी होता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? अब ये क्या रासायनिक प्रतिक्रिया भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन का परिणाम है? देखते हैं यहाँ पे,
रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप नए पदार्थ बनते हैं। अगर यहाँ पे बच्चों रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है तो उसके परिणाम स्वरूप जो मिलेगा हमें वो एक नया पदार्थ मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है, मतलब ये रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। आई बात समझ में। और हमारा स्पष्टीकरण देख लो यहाँ पे, शारीरिक बल और रासायनिक परिवर्तन। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। जो शारीरिक बल होता है वो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं, शारीरिक बल ऐसे इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। ये परिवर्तन प्रतिवर्ती होता है और ये परिवर्तन सामान्य अप्रतिवर्ती होते हैं, ठीक है बच्चों। उदाहरण के लिए जब जब बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाता है तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। और यहाँ पे पदार्थ रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बर्फ़ और पानी रासायनिक रूप से एक ही हैं और दोनों में H2 है। जब कागज़ को जलाया जाता है तो वह कार्बन में बदल जाता है, यानी कि कागज़ वापस पाने के लिए इस परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब देखो, पानी से बर्फ़ और बर्फ़ से पानी बनाया जा सकता, बट यहाँ पे अगर हम कागज़ को जलाते हैं तो वो कार्बन में बन जाता है, और जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वो दोबारा फिर उसको कार्बन से कागज़ नहीं बना सकते यहाँ पे, ठीक है। आइए बस समझ में, नहीं बनाया जा सकता है, अतः यह रासायनिक परिवर्तन है और इसे ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बच्चों अब अगर ऐसे समझो कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ये सडनली हो जाता है, अचानक हो जाता है, और रासायनिक परिवर्तन जो होता है बच्चों उसमें होने में टाइम लगता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, मतलब आपने कुछ ऐसा फेंक दिया वो टूट गया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो नया प्रोडक्ट बन गया। रासायनिक नया पदार्थ नहीं बनता। जो भौतिक परिवर्तन होता है बच्चों, अगर भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, लेकिन अगर जो रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें कोई नया पदार्थ बनेगा। जैसे अगर दूध से दही बना रहे हो तो जैसे दूध से दूध है और उससे दही बना रहे हो तो दही एक नया पदार्थ बन जाएगा। आई बात समझ में। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन होने में टाइम लगता है। रासायनिक परिवर्तन होने में 1 दिन 2 दिन लगता है, और भौतिक परिवर्तन होने में तुरंत होता है, अचानक ही हो जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर, और कभी कभी ये बुक में पेपर में आ भी जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ लो और इसका नोट्स बना लो, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की उपयुक्त व्याख्या आधार पर हम पुष्टि कर सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप नए उत्पाद बनते हैं, ठीक है। जब रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो एक नया उत्पाद बनता है। सामान्य स्थिति में प्रतिक्रिया आमतौर पर परिवर्तित नहीं होती है। सामान्य स्थिति में ये मतलब रिवर्सिबल नहीं होती है, मतलब ये दोबारा, मतलब हमने दूध से दही बना दिया, क्या दही से दूध बना देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे नहीं होता है। नोट अगर हम देखें, यदि उत्पाद अभिक्रियाओं का उत्पादन करने के लिए, ठीक है, करने के लिए प्रतिक्रिया कर सकते हैं तो प्रतिक्रिया को परिवर्तित माना जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। दूसरा, क्या रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण तत्व बदल जाते हैं। ये कह रहा है कि क्या रासायनिक जो अभिक्रिया होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, तो क्या ये तत्व बदल जाते हैं। तो इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं बदलते हैं, ठीक है। ये तत्व नहीं बदलते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तन नहीं होता है। एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में में परिवर्तन नहीं होता है। वे केवल नए पदार्थ बनने के लिए पुनर्व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। पुनर्व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। मतलब नया पदार्थ बनाने के लिए वो पुनर्व्यवस्थित, मतलब बदल जाते हैं, लेकिन परमाणु के तत्व नहीं बदलते हैं, मतलब वो परमाणु के तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर हम देखें बच्चों, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अगर क्रिया कराते हैं तो बनता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनता है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी प्रतिक्रिया के दौरान मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जिसमें केवल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तत्व होते हैं और कोई नया तत्व नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में जब प्रतिक्रिया कराते हैं तो जो हमारा रिजल्ट बनता है यहाँ पे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे बच्चों, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड में जिस 2 तत्वों से मिलकर बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा उसमें जो होगा, वो जो तत्व होगा उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अलावा ऐसा कोई तत्व नहीं पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिला करके बना रहे हैं तो कोई तीसरा तत्व भी
उपस्थित हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला के बना रहे हैं तो जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। प्रोडक्ट मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। आई बात समझ में आपको? चलो हम आगे देखते हैं। नोट, मैग्नीशियम रिबन चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है, ठीक है। बनने वाला सफ़ेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जो होता है बिल्कुल तेज़ी से चमकदार फ्लेम से जलता है वो, और एक वो सफ़ेद कलर का पाउडर बनता है, और उसी को पाउडर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं अभिकारक और उत्पाद। होता क्या है अभिकारक और उत्पाद? अभिकारक और उत्पाद क्या है पढ़ते हैं यहाँ पे बच्चों। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के एक मिनट, अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं, मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? अभिकारक क्या होता है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने को हम पदार्थ कहते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया, इधर देखो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ था, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? और इसको हम देखो दोनों मिल करके बन रहे हैं, यानी कि उसको हम अभिकारक बोल देंगे, ठीक है। और जो हमारा ये अभिकारक कौन सा? तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है उसे हम उत्पाद बोलेंगे। समझ में आई बात? उत्पाद। जैसे यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इस मामले में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम अभिकारक कहा जाता है, इस तरीके अभिकारक कहा जाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक उत्पाद कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद पता चल गया, ठीक है। तो जो प्रतिक्रिया करके आपस में जो नया पदार्थ बनाएंगे उसी को हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है बच्चों। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑलराइट बच्चों, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन बन क्या रहा है? यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये प्रतिक्रियाशील उत्पाद बन रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? कैसे पता करें कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं? किसी भी पदार्थ में कैसे हम पता करें कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं? चलो हम पता करते हैं। यदि यहाँ पे देखो, यदि कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो आमतौर पर क्या क्या परिणाम मिलता है हमको? क्या क्या लिखित परिणाम मिलता है? देखो, उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस का विकास होता है यानी कि गैस का निर्माण होता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, या फिर वो गर्म हो जाएगा या फिर बहुत ठंडा हो जाएगा, और अपेक्षा का निर्माण होता है, ठीक है। अपेक्ष का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आई बात? ये राज्य में परिवर्तन मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पे अवस्था लिख लो, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, और यहाँ पे रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस बनता है, यहाँ पे गैस का निर्माण होता है, तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। जब कभी आप चूने को पानी में डालोगे देखोगे वो हीट होने लगता है। आप यूरिया खाद को पानी में डाल दो तो देखोगे वो पानी को ठंडा कर देता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये सारे जो हमने पढ़ा अभी वो दिखाता है कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब कुछ गर्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पे गर्म निकल रहा है, मतलब यहाँ पे तापमान में परिवर्तन हो रहा है, गर्म हो रहा है या फिर ठंडा हो रहा है, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो रासायनिक प्रतिक्रिया में पदार्थ के रंग में परिवर्तन और गैस का निकलता है, ठीक है। यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया में पदार्थ के रंग में और यहाँ पे परिवर्तन और गैस निकलता है, ठीक है। समझ में आया? रंग में परिवर्तन होता है और यहाँ पे क्या करता है बेटा? गैस निकलता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कह रहा है कि जब हम हरे रंग के फेरस सल्फेट क्रिस्टल को उबलते नली में गर्म करते हैं, हम देखते हैं कि फेरस सल्फेट का रंग बदल जाता है, हरा रंग का हो जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? क्या रहा है कि जब हम फेरस सल्फेट को क्रिस्टल में उबलती नली में गर्म करते हैं, क्रिस्टल को उबलती नली में हम गर्म करते हैं तो बच्चों यहाँ पे सल्फेट बनता है, फेरस सल्फेट बनता है और वो हरा रंग में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? दूसरा, हम सल्फ़र को
जलाने पर भी गंध महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जब वो जलता है तो क्या करता है, गंध महसूस होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म करने पर फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड यानी कि ठोस सल्फर यानी कि डाइऑक्साइड गैस और सल्फर हाइड्रोक्साइड गैस में टूट जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे ये रहा अभिक्रिया लिखा हुआ, फेरस सल्फेट को रिएक्ट करा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बन रहा फेरस Fe2O और यहाँ पे SO2 बन रहा और SO3 बन रहा, ठीक है। इससे उत्पाद और ये हमारा प्रतिक्रियाशील, ठीक है। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बूझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बूझा हुआ चूना और ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे CaO यहाँ पे लिखा हुआ CaO प्लस H2O रिएक्ट करता है तो बनाता है Ca और यहाँ पे OH ट्वाइस बनाता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यानी कि ये रिएक्ट करके ये उत्पाद बना, ये अभिक्रियाशील, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaO अब रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, H2O पानी के साथ, तो क्या बन रहा है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जो बूझा चूना हम कहते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बूझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है ये देखते हैं हम यहाँ पे। ऑलराइट बच्चों, रासायनिक समीकरण एक एक करके हम रासायनिक समीकरण समझते हैं यहाँ पे। रासायनिक समीकरण एक समीकरणिक प्रतिक्रिया एक मिनट रुक जाओ बच्चों। रासायनिक समीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व है यानी कि प्रतीकों और सूत्रों के रूप में, ठीक है। प्रतीकों, यहाँ पे रासायनिक जो अभिक्रिया होगी यहाँ पे कुछ हम प्रतीक और यहाँ पे कुछ सूत्र यूज़ करेंगे रासायनिक प्रतिक्रिया को दिखाने के लिए, रासायनिक समीकरण को दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूँ रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, ठीक है। स्टेप 1 क्या होता है, क्या नियम होता है लिखने के लिए, लिखने के चरणबद्ध चरण स्टेप 1 में देखते हैं हम कैसे। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण को वर्ड में लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब अपने शब्दों में लिख लेते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ध्यान से सीखना, ये पेपर में आता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को वर्ड में लिखते हैं। उदाहरण के लिए आइए हम निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया पर विचार करें। मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस के साथ जलकर सफ़ेद रंग का पाउडर बनाता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। शब्दों में लिखें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बना, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको तो हमने यहाँ लिख लिया, आगे हम देखेंगे कैसे इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखते समय यह बातें ध्यान रखनी चाहिए। क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, जो अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है यानी कि बाएं तरफ लिखे जाते हैं। जो अभिकारक होता है बच्चों वो हमेशा बाईं ओर होता है। उत्पाद दाईं ओर यानी कि RHS साइड में लिखा जाता है। जो उत्पाद होता है वो हमेशा दाहिने ओर होता है, ठीक है। हाई बात समझ में। यदि एक से अधिक अभिकारक उत्पाद हो तो अभिकारकों या उत्पादों के बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है। अगर हम 4th वाला देखें तो अभिकारकों और उत्पादों के बीच एक तीर यानी कि ये देखो एक तीर, मतलब ये हाईलाइट कर दे रहा है, ये एक तीर होता है जो प्रतिक्रिया की दिशा दर्शाता है। ये अभिकारकों और उत्पादों के बीच में एक तीर होता है और ये दिखाता है कि प्रतिक्रिया की दिशा क्या है, यहाँ पे ये दिखाने का कोशिश करता है यहाँ पे, ठीक है। यदि प्रतिक्रिया को कोई अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है जैसे कि गर्मी या दबाव तो इसे तीर के ऊपर लिखा जाना चाहिए, ठीक है। ऊपर या नीचे, ठीक है, ऊपर या नीचे लिखा जाना चाहिए। जैसे अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और उसको और तेज़ी से कराने के लिए हम उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई बल दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई हम जैसे मान लो कि कोई चीज़ रिएक्ट कर रहा है और उसको और भी ऐसा चीज़ हम उसमें कोई ऐसा पदार्थ डाल दे रहे हैं जिससे रिएक्शन क्या हो जा रहा है, मतलब जो अभिक्रिया है और तेज़ी से हो रहा है, तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, तो उसे बच्चों हम या तो तीर के ऊपर लिखते हैं या फिर तीर के नीचे लिखते हैं। आई बात समझ में। देखो अब शब्द समीकरण लिखना हमें क्या थकाऊ यानी कि बहुत ही बड़ा काम है। अगर हम शब्द समीकरण लिखें तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे और हम तत्व और अद्वितीय प्रतीकों
ऑलराइट बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि अब शब्द समीकरण लिखना थकाऊ हो सकता है और हम तत्वों के अद्वितीय प्रतीकों का उपयोग करके हम शब्द समीकरण को छोटा बना सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कैसे, तो देखते हैं। चरण 2 में देखो, हम शब्दों के बजाय प्रतीक लिखेंगे। अब जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। ठीक है, और जैसे हम अब ऊपर लिख रहे थे ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया मतलब अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बट बेटा हम यहाँ पे वैसे नहीं लिख सकते हैं, वो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए हम उनके शब्दों को ना यूज़ करके उनके प्रतीकों को यूज़ करेंगे। जैसे मैग्नीशियम को लिख सकते हैं Mg और ऑक्सीजन को लिख सकते हैं O2। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को संयोजकता 2 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। सबसे पहले हम उसकी संयोजकता की जांच करते हैं। ठीक है, संयोजकता आप क्लास 9th में पढ़े होगे और 8th में पढ़े होगे। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। मैं अगर नहीं पढ़े हो तो 9th का वीडियो में डालूंगा, उसमें देख लेना। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर हमें लिखना होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र जो होगा MgO है, जैसा कि नीचे दिया गया। अभी नीचे देखना हमें। ठीक है, आई बात समझ में। मैग्नीशियम, अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र हमें पता चल गया। रासायनिक सूत्र का उपयोग करके समीकरण लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ, मैं लिख दे रहा हूँ। देखो Mg प्लस बनता है O2। ठीक है, ये तीर बना दिया तो क्या बनेगा, MgO। ठीक है, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं, MgO बनाता है। ठीक है, Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके MgO बनाता है। आई बात समझ में। तो ये हमारा हो गया। यहाँ हम रासायनिक समीकरण देखते हैं। यहाँ पे रासायनिक समीकरण, यहाँ पे देखो तत्व का नाम लिख ले। सबसे पहले इसको हम एक तरह से बैलेंस करते हैं। तो ये मैग्नीशियम, यहाँ पे जो इसका अभिकारक में परमाणु संख्या है 1 और उत्पाद में परमाणु संख्या है 1, तो ये बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन का देखोगे तो यहाँ पे यहाँ पे 2 इसके परमाणु संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही परमाणु संख्या है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या असंतुलित है, यहाँ पे संतुलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम समीकरण को संतुलित करके ही रखेंगे। ऐसे डायरेक्ट लिखने से समीकरण हमारा गलत हो जाएगा। तो आप समीकरण को संतुलित करना सीखोगे यहाँ पे पहले। तो सबसे पहले देखेंगे क्या दोनों, हम पहले अच्छे से समीकरण को देख लेंगे। देखो ये समीकरण जो है वो संतुलित समीकरण नहीं है, ये असंतुलित समीकरण। तो संतुलित करना पहले हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके बोर्ड में आता है। तो एक बार संतुलित करना मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, आप 2-3 प्रैक्टिस करोगे और मैं एक्स्ट्रा क्लास डाल दूंगा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूँगा मैं, जिसमें आपको बस समीकरण ही 10-15 समीकरण को बस मैं यहाँ पे संतुलित कर करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पे मैग्नीशियम, जैसे यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या है वहाँ पे 1 ही है और इधर भी 1 है। तो मैग्नीशियम में कोई दिक्कत नहीं है, यह लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में बराबर है। जो हमारा अभिक्रिया उधर जो पदार्थ बना है उसमें भी और जो रिएक्टेंट है उसमें भी, मतलब जो परमाणु संख्या दोनों में क्या है, बराबर है। बट ऑक्सीजन में देखो प्रॉब्लम करेगा, ऑक्सीजन में 2 है और यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या संतुलित नहीं है, अभिकारक पक्ष में 2 परमाणु और उत्पाद में 1 ही परमाणु है। ठीक है, इसीलिए हम इनका गुणनफल को 2 से गुणा करते हैं, यानी कि हम बन जाएगा हमारा ये MgO प्लस O2। तो इधर हमारा हो जाएगा 2MgO। ठीक है, अब यहाँ 2 हो गया, लेकिन देखोगे मैग्नीशियम भी यहाँ पे अब 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम फिर वही काम करते हैं। हम यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन अभी मैग्नीशियम क्या है, बराबर नहीं है बच्चा। मैग्नीशियम भी 2 हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन हमारा 2 संतुलित हो गया। लेकिन मैग्नीशियम जो है देखो यहाँ पे, जैसे ये Mg है और प्लस O2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं था तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो Mga2 हो गया। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन मैग्नीशियम के पास अभी 2 नहीं है। ठीक है, तो अब फिर एक बार और देखते हैं। यहाँ पे वही देखो, यहाँ पे एक अभिकारक पक्ष में 2 उत्पाद पक्ष में, अब हम अभिकारक को 2 से गुणा करके दोनों का समान बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखो 2 से Mg में भी गुणा कर दो तो इधर बन जाएगा ये, और 2 से इधर गुणा कर दो तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर हम वही अभिक्रिया करें तो ये हमारा बन गया, यानी कि हमारा जो अभिक्रिया बना तो ये Mg था प्लस यहाँ पे O2 था, तो क्या बना था MgO
O बना था। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, तो मैंने जैसे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, मुझे यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन था, तो मैं जब इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 2 ऑक्सीजन बन गया, लेकिन Mg क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 Mg में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, Mg में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि 2MgO। यानी कि अब जो ये समीकरण बना है बच्चों, वो हमारा समीकरण क्या है यहाँ पे, बिल्कुल संतुलित समीकरण, ठीक है। तो आपको ये संतुलित करना है, ठीक है, दोनों साइड में देखना है, दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या जो होगी बच्चों वो सेम होनी चाहिए हर एक रिएक्टेंट्स का, ठीक है। यहाँ पे मतलब हर एक परमाणु जो होगा उसकी संख्या सेम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप करोगे, ठीक है। आपको इस स्टेप से आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है ना, अगर आपको करने आपको, तो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे अलग से 10-15 एग्जाम्पल लेकर के आपको 10-15 एक्सरसाइज लेकर के वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगर बच्चों आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करो, ठीक है, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।